यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं खासा लिए गदा देखा, कहीं खासा लिए गदा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास और फ़ुरक़ान बॉबी हम आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। फ़ुरक़ान बॉबी ने हमारे शो का तो एक बहुत ही अच्छा सा आज आगाज़ किया, इतने खूबसूरत से कलाम के साथ, वाकई मज़ा आ गया। अब आगे जिस मौजू पे बात करने वाले हैं हम लोग, वो बड़ा एक जब भी किसी मौजू का इंतखाब कर रहे होते हैं ना, तो हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल होती है कि हम कोई ऐसी बात करें जिससे कुछ हमें हासिल हो सके, या कुछ किसी ऐसे मौजू के ऊपर बात की जाए जिस पे हमारे कुछ इल्म में इजाफ़ा हो, हमें पता चले, कुछ अवेयरनेस, कुछ आगाही की बात हो। तो आज के लिए जब हम मौजू देख रहे थे तो हमें बड़ी तकलीफ़ हुई कि एक पाकिस्तान में इतना बड़ा इशू है, वो है नौमौलूद बच्चों की अमवात में इजाफ़ा। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनकी अमवात हो जाती हैं। मतलब मैं एक तरफ वो मिसाल देख रहा था कि बच्चे कौम का मुस्तक़बिल होते हैं, और दूसरी तरफ ये देख रहा था कि हर 22 में से एक बच्चा पैदा होने के 1 महीने के अंदर मर जाता है। सिर्फ 2016 में 2,48,000 बच्चे पैदा होने के बाद 1 महीने के अंदर वो मर गए, जो पूरी दुनिया के पैदा होने वाले बच्चों के 10% थे। मतलब हमारे पूरी दुनिया जो है, वो जितनी बड़ी बड़ी कौमें हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो अपने बच्चों के लिए इस कदर फ़िक्रमंद होते हैं कि अगर माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं रहे हैं तो उनकी पूरी पढ़ाई का ख़र्चा वो उठा रहे होते हैं। कि आपके पास पैसे नहीं है, ओके, ये पैसे ये पकड़ें, इतना वजीफ़ा पकड़ें, ये मसला है, आप ये आपको हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो हमारे ज़िम्मे। सेहत, मतलब पूरी जिम्मेदारी रियासत क्यों एक शहरी की ले लेती है, एक बच्चे की, क्योंकि उसे पता होता है कि ये हमारी जो कौम है उसका एक शहरी है और इसने कल को एक रोल प्ले करना है, तो हम इसकी तरबियत और इसकी सेहत, उसमें एक बेहतरीन किरदार अपना अदा कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ तालीम के इश्यूज़ तो बड़ी दूर की बात है, ये सेहत के इश्यूज़ के हवाले से
आप देख लीजिए कि किस कदर हमें ये तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। देखिए, मसाइल हर ममालिक में हर जगह पे होते हैं, उन पे काबू पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो जापान है जहाँ पे 1000 समथिंग बच्चों में से एक बच्चा जो है ना वो मरता है, ये एक रेशो है, ये इस औसत के हिसाब से वहाँ पे लोग बड़े सेहतमंद हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ भी बीमारी उसी तरह ही इंसानों के ऊपर असर करती है, मगर सेहत के जो मामलात हैं वो बड़े बेहतर हैं। हुकूमत की तरफ से जितने इंतज़ामात हैं वो बड़े बेहतरीन हैं। हमारे यहाँ सेहत के सेक्टर पे इतने ज़्यादा काम की ज़रूरत है कि मुझे नहीं पता कि जितना जो बजट रिलीज़ होता है जो पूरे शहरियों के नाम पे, उससे मेरा ख्याल है एक शहरी अगर एक दो दो सरदर्द वाली गोलियां खाए तो मेरा ख्याल बजट ख़त्म हो जाए। हमें इसके ऊपर काम करने की अशद ज़रूरत। मैं ख़ास तौर पे उन सब पाकिस्तानियों को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जो हुकूमत की मदद के बग़ैर वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs हैं वो बना के सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी का मकसद लोगों को सेहत के हवाले से सहूलियात फराहम करना बना के बैठे हुए हैं। हमें बहुत अशद ज़रूरत है। फिर एक्चुअली सबसे बड़ा मसला यूनिसेफ की रिपोर्ट के उस तहकीक के मुताबिक वो ये था कि कम से कम जितने भी पैदा होने वाले बच्चे हैं उनकी जो माएँ हैं, मतलब जो बच्चे पैदा करती हैं, इनकी अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चों को आपने क्या टेम्परेचर देना है, क्या खुराक देनी है, और सिर्फ माँ का दूध जो है ये बच्चे की खुराक होनी चाहिए, पहली खुराक। इसके ऊपर भी बहुत सारी, मतलब ये तो बेसिक चीज़ है ना, इस पे भी हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, मंसूर बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जी मंसूर भाई, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक भाई। मुझे अशद ज़रूरत महसूस हो रही थी इस चीज़ की कि कोई इस बात को छेड़े और इस पर बात करे इस मौजू के ऊपर कि इतनी तकलीफ दे चीज़ है कि हम एक बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, यानी ये कोई बात ही नहीं है। यानी एक प्लानिंग होती है माँ बाप की, माँ शादी करना और उसके बारे में सोचना, फिर बच्चे पैदा करना, यानी माँ बाप के भी कुछ ख्वाब होते हैं। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं और इस बात के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। देखिए, और जैसा कि आपने भी बताया कि 10% दुनिया की आबादी के बच्चे हमारे यहाँ पैदा होते ही मर जाते हैं, तो ये एक एज अ नेशन, एज अ ह्यूमन बीइंग कितनी तकलीफ दे बात है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ किसी भी चीज़ से। दुनिया में पोलियो खत्म हो गया, आपके मुल्क में पोलियो अभी भी बाकी है। दुनिया में इतनी सारी बीमारियां खत्म हो गई, लेकिन आपके मुल्क में अभी भी जो मसले मसाइल हैं वो वहीं के वहीं हैं। आपको क्या लगता है मंसूर कि ये सारी जो सूरत हाल है ये क्यों है हमारे मुल्क में? मतलब इंडिया, बांग्लादेश और भी बेशुमार हमारे जो है ना वो इर्द गिर्द वाले और पूरी दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों पे काबू पाया है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इस पे काबू नहीं पाने दे रही है? सर मुझे तो लगता है कि सीधी यानी जहालत है, यानी लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। कुछ कम उम्र में शादी कर देते हैं लोग लड़कियों की अपने घरों में। इस तरह हमारे यहाँ देहातों में ऐसी पता नहीं कितनी शादियां हो जाती हैं जहाँ पे लोग उनका ध्यान नहीं रखते, अपनी छोटी छोटी बच्चों की इतने बड़े बड़े आदमियों से शादी कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि बच्चों को पालना कैसे, उनको ये नहीं पता होता बच्चों को इब्तिदा में कौन सी खुराक देनी, कौन सी खुराक नहीं देनी, उनको कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ बच्चे पैदा करने और फिर बच्चे पैदा करके मार देने। ना डॉक्टर्स हैं, ना प्रोफेशनल यहाँ पे इंतजाम किया गया है किसी भी चीज़ का, किसी तरह उनको इंक्यूबेटर्स वगैरह में रखा जाए, किस तरह उनको ट्रीट किया जाए, यहाँ कुछ नहीं पता। यानी हॉस्पिटल में कहाँ बच्चे पैदा होते होंगे मुझे नहीं पता। सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच मंसूर। इन्होंने कहा कि जैसे पोलियो और बहुत सारी बीमारियाँ जिनसे लड़ के उन बीमारियों को शिकस्त दे दी उन ममालिक ने। और ठीक है, ये बड़ी, जब आप एक टारगेट बनाते हैं ना, जब पूरी कौमें ममालिक जब ये सोचती हैं कि हमने इस चीज़ को ख़त्म करके दिखाना है या हमने इस चीज़ को मुमकिन करके दिखाना है, और फिर जब वो मुमकिन करके दिखाते हैं तो पूरी कौम के लिए एक फ़ख्र का मुकाम होता है। हमारे यहाँ अभी तक हम लोग यही नहीं, हमारे कुछ मतलब
ऑफिशियल्स जो हैं वो और आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद पोलियो को अपने मुल्क से ख़त्म करना चाहती, पूरी दुनिया चाहती है कि सफ़ाई हस्ती से ख़त्म हो जाए पोलियो, मगर उसी के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं वो अपनी मतलब वो इसके खिलाफ जो है ना एक कैंपेन चला के बैठे हुए हैं कि जनाब ये पोलियो जो है, ये पोलियो के कतरे हमारे लिए नुकसानदेह। आप सोच सकते हैं इस हद तक जो है सूरत हाल, मतलब अगर कोई बीमारी का हमें सामना है या किसी मसले का सामना है या कोई नेगेटिविटी, कोई बुरी चीज़ है ना, तो उसमें ही हम अपने आप को पहले नंबर पे देखते हैं। एक बड़ा अफसोस होता है ना देख के कि हम इस पे भी ईमानदारी में भी तो हम पहले नंबर पे आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते? हम ये भी तो हो सकता है पूरी दुनिया में जनाब एक कौम ऐसी है जो सच बोलती है हमेशा, हम लोग हो सकते हैं। हम ये भी हो सकता है जनाब कि क्या कभी किसी पाकिस्तानी ने कचरा जो है ना वो बाहर नहीं फेंका है, इस पर भी तो पहले नंबर पे हम आ सकते हैं हम, मगर नहीं। हमें जो अच्छी रेटिंग लेनी है ना वो हमेशा करप्शन में लेनी है, हमें हमेशा जो है वो स्ट्रीट पे घूमने वाले, सड़कों पे सोने वाले लोगों के ऊपर लेनी है। ऑल अबाउट शॉर्टकट फ़हीम भाई, हमें शॉर्टकट्स हम लेते हैं, हमारी अक्सर कोशिश होती है कि हम शॉर्टकट लें। अब ईमानदारी में नंबर 1 आने के लिए पता है हौसले की ज़रूरत है, उसके लिए इंसाफ पसंद होने की ज़रूरत है, उसके लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम ये चाहते हैं अच्छा कोई शॉर्टकट तरीका मिल जाए, कोई शॉर्टकट मार लें जिसकी वजह से हम आगे बढ़ जाएं। फिक्र सबसे बड़ी बात, फिक्र बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एक्चुअली सबसे पहले फिक्र ही होनी चाहिए जो आपको किसी चीज़ के ऊपर मजबूर करती है वो काम करने पे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आप दोस्तों की राय भी शामिल करते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे सेहत के हवाले से, सेहत के शोबे के हवाले से कि हमें किन किन मुश्किलात का सामना है, और ख़ास तौर पे अभी ये जो एक रिपोर्ट आजकल काफ़ी गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान में जितने भी नौमौलूद होते हैं वो पैदा होने के 1 महीने के अंदर अंदर वो मर जाते हैं बच्चे। सबसे ज़्यादा जो औसत है वो पाकिस्तान में है बच्चों के मरने की, जो 22 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो मर जाता है। हालांकि हम सबसे ज़्यादा टॉप पे, इसके बाद जो है वो अफ्रीका का एक मुल्क है, ठीक है, जहाँ पे 24 में से 1 की रेशो है, और उसके बाद अफ़गानिस्तान है जिसमें 25 में से 1 की रेशो है। मतलब हम लोग अफ़गानिस्तान का साथ तो छोड़ते ही नहीं ना, ऐसे कोई बेहतरीन दोस्त बन के बैठे हुए हैं। पोलियो में भी उसके बिल्कुल साथ, हम दूसरे नंबर पे, मतलब पहले नंबर पे पाकिस्तान, ये पहले नंबर पे अफ़गानिस्तान, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान। मतलब अपना, और हमें तरक्की की तरफ बढ़ना है, हमें कुछ एक फ़िक्र होनी चाहिए, जो भाई ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। यहाँ फ़िक्र काम को देखें सॉल्व करने की फ़िक्र नहीं है, यहाँ उसके अलावा बहुत सारी फिक्रें हैं। असल में आपने एक चीज़ नोट की है, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, आपने एक चीज़ नोट की है, आज के दौर में हर 25 साल का बंदा 20, 22, 25, 30 साल मैक्सिमम उनके सर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। हाँ। उनके बाल उतरते जा रहे हैं। किस वजह से उतरते जा रहे हैं? क्या मतलब हम उन कसूरवार शैम्पूज वगैरह जो है इनको देना चाह रहे हैं क्या हम लोग? ये सारी वो परेशानियां, हमारी सोचें हैं, वो जो हमें इस कदर एक परेशानी की हालत में, स्ट्रेस और डिप्रेशन टेंशन की हालत में हम ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी, ये इसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। जो हमें छोटे छोटे जैसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा हमें कि कितने बुरे हालात हो चुके हैं। जो हम फिक्र की बात कर रहे हैं ना फ़हीम भाई, मसला ये है कि हर लफ्ज़, कोई भी लफ्ज़ हम अदा करते हैं अपनी ज़बान से, उस तस्वीर के 2 रुख होते हैं। हमने फ़िक्र को सिर्फ उस ज़ुमरे में लिया, यार मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, यार फ़िक्रों ने मार डाला, यार फ़िक्र परेशानी ने बंदा ख़त्म कर दिया। फ़िक्र सिर्फ यही नहीं होता। अल्लाह ताला, अगर ये फ़िक्र होता तो अल्लाह ताला अपनी किताब में तफक्कुर का जिक्र ना करता, तदब्बुर का जिक्र ना करता। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में तदब्बुर यानी तफक्कुर यानी फ़िक्र की बात की है, तुम गौर करो। हम ये जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, जो आपने अभी रिपोर्ट पढ़ के सुनाई है, एक आम आदमी के जहन में उस रिपोर्ट के बाद पता क्या आएगा? पता नहीं सच है भी कि नहीं। ये तुम्हारे लिए एक टेस्ट है, हर आदमी के लिए एक टेस्ट है। जाओ
अपने ताई कोशिश करो कि ये बात प्रूव करो कि ये सच है या नहीं है। चलो नहीं सपोज मतलब ये सच ही है। आप मतलब जो भी जितने भी इस तरह की तहकीक आती है, रिपोर्ट्स आती हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स आती हैं जो हमारे लिए बड़ी तकलीफ भी होती है। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। सहर साहिबा कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप इतना अच्छा टॉपिक लेके आते हैं ना, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आते हैं। मैं आपका तकरीबन रोज देखती हूँ प्रोग्राम, बहुत अच्छा। वाकई हमारे यहाँ एक तो ये कि यही हो रहा है कि इनकी रिपोर्ट सही होगी कि आप देखें कि एक तो कम उम्र जो शादियाँ होती हैं, एक उसका सबब। दूसरा ये कि हमारे यहाँ सहूलतें नहीं है, ना हमारे यहाँ अच्छे अस्पताल हैं, ना हमारे यहाँ अच्छी नर्सें हैं, ना डॉक्टर, कोई ऐसा नहीं है, ना सफाई का इंतज़ाम है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और पता ही नहीं होता कि बीमारी क्या होती है, कुछ भी नहीं पता होता। तो जाहिर है ये सारी चीज़ें मिलके फिर बेचारे बच्चों के ऊपर आती हैं कि उनकी मौत होती है। बिल्कुल। आप ना मुझे सहर साहिबा ये बताइए कि आप कराची में रहती हैं ना माशाल्लाह? जी। अच्छा, आप सरकारी अस्पताल कब गई हैं खुद या अपनी फैमिली के किसी फ़र्द के इलाज के लिए? बहुत अर्सा हो गया। सरकारी अस्पताल का तो सुन के पहले सुना था, अब्बासी अच्छा अस्पताल था। अब सुना है, एक जानने वाली थी, उनका ऑपरेशन होना था, वो गई है तो उन्होंने बताया कि वहाँ तो कोई मशीनें ही नहीं है, ना कोई भी चीज़ ही नहीं है वहाँ पे, तो उन्होंने अब प्राइवेट करवाया है अपना। मेरा तो बहुत अरसा हो गया, मैं तो गई नहीं हूँ अब्बासी ना। सही। बस मैं एक्चुअली यही बात करना चाह रहा था कि एक आम शहरी क्या वो सरकारी अस्पताल पे जाके इलाज करवाता है? क्योंकि हम फिर शहरों में रहने वाले बड़े खुशकिस्मत हैं जहाँ पे इतने बड़े बड़े अस्पताल मौजूद हैं। और वो जो देहातों में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में सोचिए कि वहाँ पे अस्पताल, यानी क्या इतना बड़ा अस्पताल होगा, और जो यहाँ पे बड़ा अस्पताल है वो हमारे इलाज के काबिल नहीं है। तो काबिल नहीं। दूसरे फ़हीम, मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, प्राइवेट भी आप करवा लें, उनको प्राइवेट वालों को अल्ट्रासाउंड करवा लें, कुछ भी करवा लें ना, उनकी समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं ये लोग डॉक्टर कैसे बन गए आजकल, इनकी समझ में ही नहीं आ रहा कुछ कि क्या बीमारी है क्या नहीं। हर चीज करवा लेते हैं, टेस्ट करवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। ये नहीं समझते कि दूसरा इतना पैसा खर्च कर रहा है, भैया आपको थोड़ा सा पढ़ के तो बैठे ना आप, कुछ आपको आना तो चाहिए। कुछ भी नहीं है, हर चीज का निजाम बुरा है हमारे यहाँ। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। हकीकत कुछ ऐसी ही है कि हम लोगों का एतबार जो है वो थोड़ा सा वो जितने भी सरकारी इदारे हैं इन पे नहीं है। वो किस वजह से नहीं है वो आप सब बेहतरीन तरीके से जानते हैं। बच्चे जो हैं ये तो हमारे फ्यूचर का एक इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, मुस्तकबिल की। आपने इनके ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। इन्वेस्ट क्या करना होता है? उनको पैसे नहीं देने होते मंथली, या आपने बच्चों के जितने भी मसाइल हैं सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, आप उनको पूरा करें ताकि वो एक बड़े सेहतमंद, जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद शहरी बने, जो कल को मुल्क और कौम के लिए मुफीद साबित हों, मुअस्सर साबित हों। हमें तो यहाँ पे मतलब इस कदर बेहिस कर दिया हुआ हमें कि हमें परवाह ही नहीं है किसी चीज की। ये बात इसी पे मैं बात कर रहा था फ़हीम भाई। जो जिन डॉक्टर्स की बात हो रही है, जिन नर्सेस की बात हो रही है, जिन हुक्मरानों की बात हो रही है, जिन आला ओहदेदारान की बात हो रही है, वो भी हम में आप में से ही हैं। वो भी इंसान हैं। मैं मुखातिब हूँ तमाम इंसानियत से। मैं जो बात कर रहा हूँ फिक्र की, वो तमाम इंसानियत की बात कर रहा हूँ। बेहिसी हम सब में आ गई है। आहिस्ता आहिस्ता पनपते पनपते ये एक तनावर दरख्त बन गया है। जो हमने पौधा कभी बचपन में लगाया था, चलो कोई बात नहीं, ये आज बहुत बड़ी बात बन गई है जो पहले कोई बात नहीं थी। हमें सोचना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। किसी शायर ने कहा, मुझे शायर का नाम याद नहीं है, शायद अल्लामा इकबाल का है कि इससे बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। हम अगर अपने आप में इंसान कहला रहे हैं तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्री मेहनत करनी होगी, अज़्म करना होगा और आगे बढ़ने की एक लगन पैदा करनी होगी, ना कि हम एक रूटीन वर्क करें। वो भाई हमें शीशा देखने की ज़रूरत है, आईना देखने की ज़रूरत है कि हम एक्चुअली है क्या। हमें ज़बरदस्ती जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के हम यहाँ पे नंबर 1 ये ऐसा ये वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हमें बड़े होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, हमें अपने आंखें खोलने की ज़रूरत है, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं ना, वो अपने बच्चों की बड़ी परवाह करती हैं, उनके लिए फ़िक्र करती हैं, हम क्योंकि आने वाली नस्लों के बारे में सोचती हैं। और हम कितना सोचते हैं इसके ऊपर ही सोचना है। और एक्चुअली इस जो मौजूदा नस्ल है इनका हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना इन्हें प्रोडक्टिव बना रहे हैं, इस बारे में भी सोचना है। ये सारा कुछ बड़े पैमाने पर काम होता है रियासती तौर सतह पर। अगर वहाँ
पे नहीं हो रहा है तो आपको उसमें अपना क्या किरदार अदा करना है, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और हम दर पाकिस्तान में जो सेहत के मामलात हैं इस हवाले से बात कर रहे थे। बच्चों की हम बात की बढ़ती हुई शरह के हवाले से हम बात कर रहे थे। अच्छा, अगर हम सिर्फ बच्चों की तादाद देखें ना तो ये तो हमारे लिए वाकई बहुत ही तकलीफदेह बात है, मगर इसके साथ साथ दौरान ज़चगी ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद वो पाकिस्तान में वो मतलब जान से हाथ धो बैठते हैं। ख़वातीन को भी वो सहूलियात, एक्चुअली बात ये सिर्फ बच्चों और ख़वातीन का मामला नहीं है, ये मामला है पाकिस्तान के हर शहरी का। हम एक आम शहरी को सेहत की क्या क्या सहूलियात मतलब फराहम कर रहे हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि किसी एक गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी नहीं है कि वो 4-5 साल के लिए, जिम्मेदारी तो उसकी है कि वो अपने मैक्सिमम पूरी कोशिश करे। मतलब हमें इन सड़कों से, उन पुलों से, उन बड़ी बड़ी चमकदार बिल्डिंग से हमें ज़्यादा ज़रूरत है जो बुनियादी चीज़ें हैं। हम ये बिल्कुल ऐसा है कि एक घर के अंदर आपके पास खाने को ना हो, मतलब आप उधार पे चल रहे हो सारा, उसके साथ साथ जो है आपके इलाज मुआवजे के लिए आपके पास बजट ना हो, कुछ आप दवाई ना लेके जा सकें किसी घर के मेंबर की, मगर आपके पास आप पैसे कहीं से उधार पकड़ें और घर के प्लस्तर करवा दें आप सारे, उसे जनाब बड़े बड़े आप बेहतरीन कलर करवा दें, आप फर्श और मार्बल लगा दें, मगर उसके अलावा जो एक्चुअल जो चीज़ है उसकी तरफ हमारी तवज्जो ना। मार्बल लगा के और घर के बिल्कुल फ्रंट पे अपना नाम लिखवाएं बड़ा सा करके। बिल्कुल, तो मतलब इसी किस्म की चीज़ें हमें समझ आती हैं। हमारे साथ कर्नल असद महमूद साहब हैं, जो कि एक बड़े रिटायर्ड कर्नल असद महमूद साहब, एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के तजिया निगार में, ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? सर मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन, लाहौर इज ओके, गुड है। दैट्स ग्रेट, ज़बरदस्त। सर मुझे बताएं कि ये जो सेहत के जो मामलात हैं इनके बारे में मतलब एक आम शहरी को क्या करना चाहिए? ये अपनी जो हमारी फरियाद है ये वो कर रहे हैं, जो हमारे दुख हैं उनको उनकी बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, सेहत के मामलात अगर देखा जाए ओवरऑल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हुकूमत वक्त की। अच्छा, जब अब इन्होंने वो 18वीं तरमीम के तहत ये इख्तियारात दिए सूबाई हुकूमतों को, तो अब ये मरकजी हुकूमत से निकल के ये सारा महकमा चला गया सूबाई हुकूमत के पास। अब सूबाई हुकूमत किसी भी अगर वो एक सूबे की है, उसकी क्या प्रायोरिटीज आती हैं, वो किस तरह के हॉस्पिटल उन्हें इस्टेब्लिश करने हैं, बच्चों की सेहत के बारे में आपने कहा, वो उसको कैसे मैनेज करती है, एक वो बहुत जरूरी है। लेकिन इस बड़ी बदकिस्मती की बात है कि चाहे आप सिंध की बात करें, इस वक्त आप कराची में अगर बैठे हुए हैं, तो बल्कि आप, मैं कहूँगा कि पंजाब को भी देख लें, आप बलूचिस्तान को ले लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा को ले लें, ये सहूलियात हकीकत में देखा जाए ना होने के बराबर है। बिल्कुल किसी तरह का हुकूमत की वो प्रायोरिटी वो आती नहीं, ना तालीम आती है ना सेहत आती है। और जब सेहत के साथ जुड़े मामलात की बात करते हैं, बजट की एलोकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इस वक्त जो सेहत के ऊपर जो हम बजट खर्च कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इज लोएस्ट। इमेजिन करें, हम नेपाल से पीछे हैं, हम बांग्लादेश से पीछे हैं, वी आर नोवेयर क्लोजर टू इंडिया एंड श्रीलंका। जब ये आपकी सिचुएशन होगी तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि नहीं आपको सेहत की बेहतर सहूलतें मिलेंगी? अब जो आपका बुनियादी मौजू आता है सर, सर माफ़ी चाहता हूँ सर, कोई मेरे पास एग्जैक्ट वो फिगर नहीं है इसका, मगर तकरीबन 700 अरब जो है वो सिक्योरिटी का बजट है हमारा, ठीक है, वो भी बड़ा ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ जो है तालीम के हवाले से कोई 15-18 कुछ तालीम और सेहत कुछ इस तरह करके कुछ फिगर्स आते हैं। बहुत ही एक मिनिमम बजट जो है वो तालीम और सेहत के लिए मुख्तस किया जाता है। तो आप देखें ना कि मतलब जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे जो सबसे बड़ी अमाउंट में जो बजट्स होते हैं वो सिर्फ आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम तो बदकिस्मती से उन हालात में फंसे हुए हैं। मैं बिल्कुल आपसे 100% एग्री करता हूं और बिल्कुल इसके ऊपर, और मैं समझता हूं आपको मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए और आपकी मैनेजमेंट को भी कि ये एक बड़ा सुलगता हुआ मौजू है जिसके ऊपर आपने इसको चुना है। और मैं समझता हूं कि आपकी तरह अगर कुछ और मीडिया हाउसेज जो हैं
जब इश्यू को लेके चलेंगे, क्योंकि आने वाले साल के अंदर अब जब बजट एलोकेशन होती है तो सूबाई हुकूमतों की मैं समझता हूँ कि फिर जिम्मेदारी आती है कि इन सारी चीजों को ये लेकर आए बीच में। बिल्कुल इस सही। इश्यू को रेज करना बहुत जरूरी है। वाई बिकॉज अब देखिए, पहली बात तो ये है कि वो लोग जो कि वेल टू डू हैं, जो कि बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए तो हॉस्पिटल का किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी मौजूद है। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, टूलो अर्ज के अंदर ये फैला हुआ है। लेकिन अब मसला ये है कि स्पेशली देहातों के अंदर अगर आप देखा जाए, ओके कुछ जगह पे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, वहाँ पे उनके वहाँ सहूलतें ना होने के बराबर है, वो फंड की एलोकेशन आती है, डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं जाते, एक्सपर्ट लोग वहाँ पर मौजूद नहीं होते। और बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि पाकिस्तान के अंदर नौज़ायदा बच्चों की जो बढ़ती अमवात की शरह है, मतलब ये भी कितनी शर्मिंदगी की बात है कि दुनिया में, मतलब अगेन वी आर ऑन टॉप इन दैट। और ये इतना जरूरी है कि आपने अपनी एक तो आने वाली नस्लों सर्टली आपने एक अच्छा माहौल, अच्छी सेहत, अच्छी जिंदगी देनी है। बिल्कुल सही। उनकी जिंदगी जी सर थैंक यू सो मच असद साहब, आपने अच्छा इजाफा किया जिस हवाले से हम बात कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये एक बात आपने सुनी होगी कि उनका कहना था कि अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी जो है वो अगर भूख से मर जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सवाल उनसे होगा। मतलब ये है एक इस्लामी रियासत के हुक्मरान जो मतलब एक जो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, जो कोई भी जब भी बने, सदर साहब जो हमारे जब भी बने, उनकी सोच इस किस्म की होनी चाहिए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये जो इतनी बड़ी तादाद में बच्चे मर रहे हैं, जो अवाम मर रही है, जो इनका जो बग़ैर मुस्तक़बिल के सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पर सारे जी रहे हैं, इसकी ये सारी जिम्मेदारी और ये फ़िक्र करने की उन्हें ज़रूरत है। और सरकारी डॉक्टर्स के हवाले से मैं वक्फे पे जा रहा हूँ, सरकारी डॉक्टर्स के हवाले से बात ये करना चाहूँगा कि उनको एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है, उनको तनख्वाहें उनकी बेहतर करने की ज़रूरत है। वो बेचारे मजबूर हैं हड़तालें करने पे, वो मजबूर हैं कि वो अब बाहर निकलें और अस्पताल से छुट्टियां करें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो एक अलग मौजूद पर बात करें। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। साहिब तेरी बंदी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ। कमले लोग कहण दीवानी, कमले लोग कहण दीवानी, मैं रंग मुर्शिद दे रंगी हाँ, रंग मुर्शिद दे रंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सेहत के हवाले से, सेहत के शोबे के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी हम तकरीबन इसी हवाले से ही बात करेंगे। आज हम हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से एक नशिस्त रखी है हमने कि मैक्सिमम हम जितना अपने जो हमारे नाजरीन हैं उनको मतलब जितनी अवेयरनेस दे सकें, उनकी जितनी हेल्प कर सकें यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हर्बल ट्रीटमेंट एक्चुअली वो ट्रीटमेंट है जिसका हमेशा से यहाँ पे जिस खत्ते में हम रहते हैं उसी के ज़रिए ही इलाज होता रहा है। सबसे दुनिया का कदीम तरीन जो तरीका इलाज है वो यही है हर्बल ट्रीटमेंट। और फिर हम एक मुसलमान अक्सरियत एक मुल्क में रहते हैं और जो तिब्ब नबवी है उसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगियों में। तो हमें उसके मुताबिक भी अगर हम लोग चलें तो हमारे बेशुमार मसाइल जो हैं वो हल होते हैं। अच्छा, जितने भी ममालिक हैं वो अपने कदीम तरीका इलाज के ऊपर उन्होंने मज़ीद रिसर्च करके और उन्होंने पूरी दुनिया में अपना आप जो है ना वो मनवाया और उसी के ज़रिए ही काम कर रहे हैं। जैसे एक होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक जिस मुल्क का भी है, आई थिंक जर्मनी का है। तो उन लोगों ने इसके ऊपर काम करके आज इतनी रिसर्च करके पूरी दुनिया में इस तरीके का मुताबिक इलाज हो रहा है। जी हाँ, एक्यूपंक्चर है, चाइनीज बड़ा एक कदीम तरीका इलाज है। अच्छा, आयुर्वेदिक हमारे पड़ोसी मुल्क का है। हाँ, तो हम लोग जो है वो पता नहीं क्यों हम अपनी जो पहचान है ना हमारी, हम उसको भूलते जा रहे होते हैं। तो आज खैर हम हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से काफ़ी प्रोग्राम्स करते रहते हैं। आज फिर हम इसी हवाले से आप दोस्तों के सवालात और उनके जो जवाबात हैं वो अपने मेहमानों से लेंगे। मगर एक मुख्तसर से सा वक्फा है, एक ब्रेक से जल्दी से वापस आ जाएं, फिर ज़रा इस पर बातचीत करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और जैसा कि वक्फे से पहले मैंने आपको बताया कि आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे ख़ास तौर पे जो हमारा सबसे कदीम तरीका इलाज है हर्बल ट्रीटमेंट। और ये जो नशिस्त है ये हमारे ये इस्लामिक शहद के ताउन से ये रखी गई है। और इस्लामिक कहना है कि आपको पूरे पाकिस्तान में खालिस शहद चाहिए हो तो इस्लामिक शहद से ही रब्ता किया जाए। हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं सबसे पहले तारुफ़ कराऊंगा, मुल्क के मशहूर तबीब जो हर्बलिस्ट हमारे साथ हैं, हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनके साथ एक हमारे साथ बड़े नौजवान तबीब मौजूद हैं, हर्बलिस्ट नौशरवान गालिब साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नौशरवान भाई? ठीक ठाक हैं आप? ठीक है, ज़बरदस्त। सर, कदीम तरीका इलाज पे बात कर रहे थे, तो ये बताइए कि हमारा इस धरती का, हम लोगों का हर्बल ट्रीटमेंट के साथ कितना पुराना और कैसा रिश्ता है, ज़रा इस पे बताइए। बुनियादी तौर पर जब इंसान पहली बार बीमार हुआ तो उसने सीखा, और सीखा जानवरों से, सीखा परिंदों से। ठीक है। आज भी एक कुदरती सी बात आपसे अर्ज करूं कि अगर बिल्ली को कब्ज हो जाए तो वो जाकर घास खाती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी फितरत में वदियत कर दिया। अब इंसान ने ये सीखा कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो कहाँ जाऊं, तो मुझे फाइबर चाहिए, मुझे हरे पत्ते चाहिए। अब वो हरे पत्ते जब उसने लिए तो वो सना थी, उसका जो मसला था वो हल हो गया। इसी तरह कौवे से उसने एनिमा लेना सीखा। यानी आप ये पूरी तारीख देखिए, तो इसको अगर हम आगे ले जाएं तारीख में, तो दूसरी जो हस्ती इन तमाम मामलात में बहुत ज़्यादा नुमायाँ नज़र आती है, वो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्योंकि जानवरों की बोलियाँ जानते थे, चुनाचे उन्होंने उन तमाम चीज़ों को पहली मरतबा मुरतब किया। सुभान अल्लाह। वही जब सिलसिला आगे चला तो फिर जब वो यूनान गया तो सुकरात और बुकरात और तमाम लोग, वो अबू तिब जितने भी हैं, वो सारे के सारे आते रहे, चलते रहे। लेकिन अरबों ने बहुत सारी चीज़ों को बड़ा एक्सट्रैक्ट करके अडॉप्ट किया। अच्छा। अरबों ने जो चीज़ें उनके मिजाज के मुताबिक थी उनको तो अडॉप्ट किया, जो उनके मिजाज के ख़िलाफ़ थी उन्हें छोड़ दिया।
इसीलिए जब अरब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक दवा यहाँ पर आयुर्वेदिक की आपने इब्तदाई में बात की, आयुर्वेदा में एक जो बेहतरीन दवा है दिस इज कॉल्ड त्रिफल, तीन फल, अच्छा 3 फल, हाँ सही थ्री है। फ्रूट्स, ठीक है। हड़, बहेड़ा और आंवला। जब अरब हिंदुस्तान आए तो अरब जो है वो त्रिफल नहीं बोल सकते थे, इसी के पे उनके पास नहीं है, लिहाजा उन्होंने उसको त्रिफल कर दिया। त्रिफल, तो तारीख जो है वो ये है वाह, वाह, कि जहां अरब गए, जहां मुसलमान गए, उन्होंने उन तमाम चीज़ों को कहीं भी अगेंस्ट जाकर नहीं खड़े हुए, बल्कि हर चीज़ को उन्हीं Adopt के किया। माहौल में अडॉप्ट किया। ओके ग्रेट। सर कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, क्या हाल है फ़हीम भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही जी हैं? राहिला बात कर रही हूँ कराची से। राहिला साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहेंगी? आज हमारे साथ आगा साहब मौजूद है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आगा साहब आए हुए हैं और इन्हें हम सब बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इन्हें बुलाते हैं तो हमारे मसले हल होते हैं। नवाजिश नवाजिश। तो आगा साहब मुझे ये पूछना है कि इसमें हर्बल में मैक्यूलोपैथी का इलाज है? जी देखिए, इसकी थोड़ी सी तफसील चाहिए होगी, जी तो अगर आप किसी वक्त मिल लें तो इंशाल्लाह ताला मैं उसके बारे में अर्ज़ कर दूँगा। आगा साहब मुझे नंबर नहीं आपका मिलता कहीं से भी। अच्छा, आप ये हमारे इसी इदारे से आपको नंबर मिल जाएगा। अभी आप फोन बंद मत कीजिएगा, जी ठीक है? आपको नंबर जो है वो हमारी टीम के लोग जो है आगा साहब का नंबर दे देंगे, ठीक है? आगा साहब इजाजत है आपकी? दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि फेसबुक पेज है आगा साहब का, हकीम अब्दुल गफ्फार आगा के नाम से, तो नहीं उस पे मुझे अगर नंबर चले प्लीज जाएं दे तो- दीजिएगा। ये सबसे ज्यादा ठीक है। आप जो फेसबुक पेज है वो भी आप सुने, हकीम अब्दुल गफ्फार आगा, ठीक है? आप वहाँ पे आप राब्ता कर सकती हैं। नंबर कभी कभी वैसे बड़ा मुश्किल भी हो जाता है ना। नहीं सर, वैसे एक और बहुत आसान सी बात है, गूगल पे जाएं, हकीम आगा लिखें, ऑटोमेटिकली सारे नंबर आ जाएंगे। सारी डिटेल्स आ जाएंगी, देखें जरा कि खुली किताब की तरह है हमारे आगा साहब में। अच्छा जी नौशरवान, अब ये बताइए, हम लोग जो हमारा कदीम तरीका इलाज है इस पे हम लोग ठीक है बिलीव रखते तो हैं अपना, इसकी हम मदद ज़रूर लेते हैं। हम जो सा मर्ज़ी तरीका इलाज, जो मर्ज़ी तरीका इलाज हो, हमारा इलाज जहाँ से मर्ज़ी करवा रहे हो, मगर एक टोटका जो है ना वो पहले घर में लाजमी हम अप्लाई करते हैं। मुझे बताएं, ये टोटके जो होते हैं इनकी कितनी अहमियत है हर्बल ट्रीटमेंट में? सर टोटकों की मेरा नहीं ख्याल कि अहमियत है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूँ, हमारे यहाँ टोटके मशहूर हो गए। टोटके वो चीज़ होते हैं जिनकी साइंटिफिक वैल्यू कोई ना हो मौजूद, मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड ना हो सके, वो एक टोटका है। नुस्खा वो होता है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, एक माहिर तबीब ने बताया हो, वो एक नुस्खा होता है। तो मेरा ख्याल है नुस्खा इंपॉर्टेंट होता है, टोटका इंपॉर्टेंट नहीं होता। टोटके वही होते हैं कि किसी से सुना, खाला ने बताया, फुप्पो ने बताया, ये कर लो वो कर लो, तो वो एक कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों में हमें नुकसान उठाना पड़ता है और फिर बदनाम जो है जड़ी बूटियाँ होती हैं। जड़ी बूटियाँ होती हैं, और वो टोटकों की तो मैंने पता नहीं किताबें भी देखी थी, बड़ी इतनी मोटी किताबें जनाब, फलाने टोटके और वो उनके टोटके। तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपने साथ खुद ज्यादती करना है, तो मुस्तनद होना ज़रूरी है। नुस्खे होते हैं और नुस्खे जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह आगा साहब ने बताया, तो सर जितनी भी साइंस है वो अगर देखा जाए तो हकीम लुकमान की जो किताब है वहाँ से तमाम चीज़ें मुरतब हुई, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो कोई और तरीका इलाज किसी भी किस्म का हो, वो मौजूद जो इनिशियल है वो वहाँ से तरतीब हुआ। ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहली जो मदद होती है, जो इंतहाई तिबी इमदाद, यही कहते हैं ना वो भाई, वो अपना इंतहाई तिबी इमदाद, इब्तदाई तिबी, हाँ देखो ज़रा इंतहाई तो चला गया निगहदाश्त पे, इब्तदाई तिबी इमदाद होती। सर उस हवाले से जैसे आजकल बीमारियाँ आपको पता है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, हर दूसरा तीसरा जो फर्द जो है वो इससे परेशान है। एंटीबायोटिक के इतने इतने हैवी कोर्स करने पड़ते हैं जिससे स्टमक भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, और आराम तो आ जाता है, हफ्ता तो लग ही जाता है उसमें, मगर वो एंटीबायोटिक का कोई तोड़ है हर्बल ट्रीटमेंट में? देखिए सर, एंटीबायोटिक बुनियादी तौर पर क्या है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट काम करने वाली दवा को एंटीबायोटिक कहते हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है और ये बुनियादी तौर पर हमारे उन जरासीम को मारती है। हमारे यहाँ असल में इसका इस्तेमाल बेतहाशा गलत तौर पर हो रहा है, और चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि एंटीबायोटिक जो है वो नुकसानदेह है, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया ने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तर्क कर दिया। और लीगली अब तो कम कर दिया ना सर, लीगली 2020 में इंडिया 100% बंद कर देगा,
अक़वाम मुत्तहिदा के WHO की बुनियाद पर, अहकामात की बुनियाद पर 2025 में अफ्रीका भी बंद कर देगा। उसके बाद लोग कहाँ जाएंगे? ये आपका जो सवाल है, मेरे ख्याल में ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम उस ऑल्टरनेटिव और एंटीबायोटिक की तरफ क्यों जाएं, कैसे जाएं। क्यों का तो जवाब यह है कि एंटीबायोटिक भाई आज से 8 साल बाद नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। तो मुझे बताएं कि हर्बल ट्रीटमेंट में और तिब्बे नबवी के हिसाब से क्या शहद जो है ये एंटीबायोटिक है? सर मेरा ख्याल है इससे बेहतर एंटीबायोटिक नहीं मिलेगा। एंटीबायोटिक में इतनी अकल होनी चाहिए कि जब वो बायोटिक ऑर्गेनिज्म को मार रहा है तो वहाँ पर अपने प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक को छोड़ दे। यानी जो हमारे जिस्म के निज़ाम को बेहतरी देने वाले बायोटिक्स हैं उनको छोड़ दे, उनको जिंदा रहने दे, जो दुश्मन है उनको मार दे। ये समझ सिर्फ और सिर्फ शहद में, किसी दवा में नहीं है। वाह सुभान अल्लाह। और उस शहद को जमा करना और उस शहद को खालिस हालत में आप तक पहुंचाना, ये हकीकतन मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत बड़े जिहाद की बात है। और इस्लामिक शहद के शहद की जितनी भी सिस्टम्स हैं उनको अगर मैं बात करूं तो शायद इससे बेहतर शहद आपको खालिस हालत में मार्केट में कम दस्तयाब हो। बिल्कुल सही। सर एक कॉलर को तो हमें थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से हम जैसे ही वापस आते हैं तो आप दोस्तों की कॉल्स भी लेते हैं और शहद के हवाले से और जो तिब है इसके हवाले से हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।